सोचो, एक ऐसा सीन, एक नेता इतना पावरफुल हो जाए कि पूरी पॉलिटिक्स उसी के इर्द गिर्द घूमे और फिर वही चीज फ्यूचर में प्रॉब्लम बन जाए। थोड़ा फिल्मी लग रहा है ना? लेकिन ये कोई नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट नहीं है, ये असली इंडियन पॉलिटिक्स का प्लॉट ट्विस्ट है। और इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं नरेंद्र मोदी। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बीजेपी का फ्यूचर क्या है मोदी के बाद? और यही वो सवाल है जो ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन असली पॉलिटिकल डिस्कशन में इस टॉपिक पर थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है। देखो, पिछले 10+ साल से इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा फोकस एक ही इंसान पर रहा है। इलेक्शंस हो, कैंपेन हो, स्पीचेस हो, सब कुछ एक ही नाम के आसपास घूमता है। अगर बीजेपी एक मूवी होती तो बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स होते और हीरो सिर्फ एक, और वो भी ऐसा हीरो जो हर सीन में स्लो मोशन एंट्री लेता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक अपने आप बजने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पॉलिटिक्स कोई एक 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है। लीडर्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, पार्टियां, सिस्टम्स के उनको सरवाइव करना होता है, या कम से कम करना चाहिए। लेकिन जब एक लीडर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है तो धीरे धीरे पार्टी की डिपेंडेंसी उसी पर बढ़ने लगती है, और ये डिपेंडेंसी कभी कभी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बाकी लीडर्स का ग्रोथ रुक जाता है। चलो थोड़ा फ्लैशबैक मारते हैं। एक टाइम था जब बीजेपी के पास मल्टीपल स्ट्रांग लीडर्स थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मास लीडर, लाल कृष्ण आडवाणी, स्ट्रैटेजी मास्टर, फिर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, मतलब पूरा स्क्वाड रेडी था। अगर एक प्लेयर बेंच पर चला जाए तो दूसरा तुरंत मैदान में। आज क्या सीन है? आज स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखता है। एक बड़ा सा पिरामिड इमेजिन करो, सबसे ऊपर एक ही स्ट्रांग लीडर और नीचे का लेयर काफी पतला। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मॉडल का रिजल्ट है जो 2014 के बाद बना है। इस मॉडल में डिसीजन मेकिंग काफी सेंट्रलाइज्ड है, कैंपेन पर्सनलाइज्ड है, मैसेजिंग टाइटली कंट्रोल्ड है। सपोर्टर्स बोलते हैं भाई सिस्टम एफिशिएंट है, क्रिटिक्स बोलते हैं डिबेट खत्म हो रही है। लेकिन एक बात दोनों मानते हैं, बीजेपी का ब्रांड आज एक इंसान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और जब पार्टी का ब्रांड और लीडर का ब्रांड एक हो जाता है तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। सिंपल भाषा में, पार्टी बराबर लीडर। अब ये स्ट्रैटेजी काम भी बहुत बढ़िया करती है। रिजल्ट्स देख लो, इलेक्शंस में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वोट शेयर इंक्रीज, मतलब सक्सेस तो क्लियर है। लेकिन हर सक्सेस के साथ एक हिडन साइड इफेक्ट भी आता है। जैसे फ्री वाईफाई में स्पीड आधी हो जाती है, यहां साइड इफेक्ट ये है, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे लीडर पर डिपेंडेंट हो जाता है। और अब आता है असली ट्विस्ट। अगर कल को मोदी एक्टिव पॉलिटिक्स से हट जाते हैं हाइपोथेटिकली, तो क्या बीजेपी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी? कौन लीड करेगा? क्या कोई ऐसा लीडर है जिसके पास सेम नेशन वाइड पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट हो? तो अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी के बाद कौन? यही वो क्वेश्चन है जो सुनते ही पॉलिटिकल डिस्कशंस में हल्की सी खामोशी छा जाती है, जैसे टीचर ने क्लास में पूछ लिया हो, होमवर्क किसने नहीं किया? देखो, नाम तो कई बार सामने आते हैं, जैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कुछ दूसरे लीडर्स भी। ये सब अपने अपने क्षेत्र में पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग है। लेकिन यहां प्रॉब्लम थोड़ा सब्टल है। पावर होना और नेशन वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होना दोनों अलग चीजें हैं। मतलब अगर पॉलिटिक्स एक यूट्यूब चैनल होती तो कुछ लीडर्स ट्रेंडिंग क्रिएटर्स हैं, लेकिन मोदी एक ऑन टाइम वायरल चैनल है। हर एज ग्रुप, हर रीजन, हर कैटेगरी में रीच, और ये रीच ओवरनाइट नहीं बनी। मोदी का पॉलिटिकल जर्नी कोई शॉर्टकट नहीं था। ईयर्स ऑफ ग्राउंड वर्क, गुजरात का लीडरशिप एक्सपीरियंस, नेशनल कैंपेनिंग, ब्रांडिंग, ये सब मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनी है। ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड किया और कल कोई नया लीडर उसी लेवल पर पहुंच गया। पॉलिटिक्स में स्किप इंट्रो बटन नहीं होता भाई। अब जरा डीपर देखो, बीजेपी पहले एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग था, ग्रास रूट्स नेटवर्क सॉलिड था, आइडियोलॉजी क्लियर थी, लीडर्स आते जाते रहते थे, लेकिन सिस्टम चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पर्सनैलिटी पर। अब इसका फायदा क्या हुआ? क्लियर मैसेजिंग, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज, फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी गवर्नेंस में स्पीड आई। लेकिन डाउन साइड, लीडरशिप पाइपलाइन कमजोर हो गई। मतलब पहले क्या होता था, 4 से 5 नेशनल लेवल लीडर्स रेडी रहते थे,
अब क्या है, ऑप्शंस कम दिखते हैं। और ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, स्ट्रक्चर भी यही दिखाता है। अब इमेजिन करो एक कंपनी जिसमें सीईओ इतना डोमिनेंट हो जाए कि बाकी मैनेजर्स डिसीजन लेना ही बंद कर दें, सब कुछ ऊपर से ही डिसाइड हो। शुरुआत में कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करेगी, लेकिन अगर कल को सीईओ चला गया तो मीटिंग शुरू होगी और सब एक दूसरे को देखेंगे। भाई अब क्या करें? पॉलिटिक्स में भी यही रिस्क होता है और यही रीजन है कि सक्सेशन प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बीजेपी में सक्सेशन ओपनली डिस्कस नहीं होता। और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी में यही होता है। लीडरशिप चेंज एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है, एज फैक्टर। देखो, मोदी जी अभी मिड 70s में हैं। उनके आसपास जो कोर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है, जैसे अजीत डोभाल, पीके मिश्रा, ये भी काफी एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लोग हैं। अब एक्सपीरियंस अच्छी चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन रियलिटी ये भी है कि समय के साथ हर सिस्टम में ट्रांजिशन आता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर अपडेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे फोन कितना भी प्रीमियम हो। और यही ट्रांजिशन फेज सबसे ट्रिकी होता है, क्योंकि उस समय दो चीजें टेस्ट होती हैं। एक, क्या सिस्टम स्ट्रांग है? दो, क्या नेक्स्ट जनरेशन रेडी है? अब तक बीजेपी का फोकस रहा है स्ट्रांग लीडरशिप, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, डिसिप्लिन्ड मैसेजिंग। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, सवाल ये नहीं होगा कि बीजेपी अभी कितनी स्ट्रांग है, सवाल ये होगा क्या बीजेपी बिना मोदी के भी उतनी ही स्ट्रांग रह पाएगी। और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक गोल्डन रूल है, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती लेकिन राइम जरूर करती है। मतलब सेम स्टोरी कॉपी पेस्ट नहीं होगी, लेकिन पैटर्न काफी सिमिलर दिख सकता है। इंडिया में ऐसा पहले भी हो चुका है। याद करो इंदिरा गांधी का एरा। उस टाइम कांग्रेस एक बहुत पावरफुल पार्टी थी, ऑलमोस्ट हर जगह डोमिनेंस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पार्टी पूरी तरह एक लीडर के अराउंड केंद्रित हो गई। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड, रीजनल लीडर्स वीक, इंटरनल डिबेट कम, सब कुछ ऊपर से कंट्रोल। शुरुआत में यह मॉडल बहुत इफेक्टिव लगता है, क्लियर अथॉरिटी, फास्ट डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग इमेज। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे होलो होने लगता है। इस प्रोसेस को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एक फैंसी नाम देते हैं, इंस्टीट्यूशनल होलोइंग नाम। सुन के लग रहा है जैसे कोई इंजीनियरिंग टॉपिक हो, पर मतलब सिंपल है। ऊपर से बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से खाली होने लगती है। और फिर क्या हुआ, जब सेंट्रल लीडर कमजोर हुआ या सिस्टम से बाहर गया, कांग्रेस को सडनली रियलाइज हुआ कि स्ट्रॉन्ग सेकंड लाइन लीडरशिप उतनी रेडी नहीं है। रिजल्ट, पार्टी को खुद को रीबिल्ड करने में सालों लग गए। अब यह इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बराबर कांग्रेस बनने वाली है। पॉलिटिक्स में हर सिचुएशन अलग होती है, लेकिन पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि आज बीजेपी में भी कुछ सिमिलर ट्रेंड्स दिखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडर, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और लिमिटेड विजिबल सक्सेशन प्लान। अब एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर है इस स्टोरी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस कोई आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लगभग 100 साल पुरानी। ग्रासरूट्स लेवल पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में एक्सपर्ट। बीजेपी का आइडियोलॉजिकल बैकबोन भी यही ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉर्मली क्या होता है, बीजेपी और आरएसएस एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में बीजेपी के अंदर लीडरशिप अनसर्टेनिटी आती है तो इक्वेशन बदल भी सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जब कैप्टन क्लियर नहीं होता तब ड्रेसिंग रूम में भी डिस्कशंस बढ़ जाते हैं, और ये डिस्कशंस कभी कभी पावर डायनेमिक्स को चेंज कर देते हैं। अब वापस आते हैं कोर इश्यू पर। ना आज का सिस्टम जो पीएमओ सेंट्रिक है, हाईली कंट्रोल्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर सेंटर में बैठा हो। लेकिन सेम सिस्टम फ्यूचर में चैलेंज बन सकता है अगर लीडर चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम उस लीडर के स्टाइल के हिसाब से डिजाइन हुआ है। मतलब जैसे तुमने कोई गेम सिर्फ कीबोर्ड से खेलना सीखा हो और अचानक कंट्रोलर दे दिया जाए, पहले कुछ टाइम तो कंफ्यूजन होगा ही। अब इमेजिन करो वो मोमेंट, ना कोई इलेक्शन डिफीट, ना कोई स्कैंडल, बस टाइम के साथ नेचुरल ट्रांजिशन। और उसी दिन सिस्टम पूछेगा
नेक्स्ट क्या, कौन डिसीजंस लेगा, किसके पास फाइनल अथॉरिटी होगी, कौन नेशन वाइड एक्सेप्टेबिलिटी लेकर आएगा, और सबसे बड़ा, क्या पार्टी इंटरनली स्टेबल रहेगी। ये सारे सवाल अभी थ्योरेटिकल लगते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये मोमेंट कभी ना कभी आता ही है, और जब आता है तब पता चलता है कि सिस्टम कितना मजबूत है। चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, डे आफ्टर मोदी सिनारियो। मतलब इमेजिन करो, एक सुबह उठते हो, न्यूज खुलती है और मोदी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, ना कोई ड्रामा, ना कोई स्कैंडल, बस टाइम के साथ नेचुरल ट्रांजिशन। अब सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहला सवाल, लीडर कौन? और यहीं से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। सिनारियो एक, स्मूथ ट्रांजिशन, बेस्ट केस। इसमें क्या होगा? बीजेपी इंटरनली ऑलरेडी तैयार होगी, लीडरशिप क्वाइटली डिसाइड हो चुकी होगी, कोई एक स्ट्रॉन्ग फेस सामने आएगा, चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, या कोई अनएक्सपेक्टेड लीडर। पार्टी यूनिटी मेंटेन रहेगी, मैसेजिंग क्लियर रहेगा, और पब्लिक को लगेगा हाँ, सिस्टम अंडर कंट्रोल है। मतलब जैसे रिले रेस में बैटन स्मूथली पास हो जाता है, ऑडियंस को पता भी नहीं चलता कि चेंज कब हुआ। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस क्लियर सक्सेशन प्लानिंग। सिनारियो दो, पावर स्ट्रगल, रियलिस्टिक केस। अब ये थोड़ा स्पाइसी है। अगर क्लियर सक्सेसर नहीं हुआ तो मल्टीपल लीडर्स इन्फ्लुएंस क्लेम करेंगे, इंटरनल कंपटीशन बढ़ सकता है, ग्रुप्स बन सकते हैं, मतलब थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वाइब आ सकता है। बस फर्क इतना कि यहां ड्रैगन्स नहीं होंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इसमें क्या रिस्क है? पार्टी यूनिटी कमजोर हो सकती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है, पब्लिक परसेप्शन इंपैक्ट हो सकता है, और पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। सिनारियो 3, सिस्टम रीसेट, वर्स्ट केस। अब ये एक्सट्रीम सिनारियो है। अगर लीडरशिप वैक्यूम बहुत बड़ा हुआ और इंटरनल कोऑर्डिनेशन फेल हो गया तो पार्टी को खुद को रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है। मतलब वापस बेसिक्स पर जाना, ग्रास रूट्स स्ट्रेंथन करना, नए लीडर्स डेवलप करना, आइडियोलॉजी को फिर से एम्फसाइज करना। ये प्रोसेस टाइम लेता है, और उस दौरान पॉलिटिकल स्पेस में दूसरे प्लेयर्स एंट्री ले सकते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, आज बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, क्लियर मैसेजिंग, इलेक्टोरल सक्सेस। लेकिन फ्यूचर की स्ट्रेंथ क्या होगी? लीडरशिप डेप्थ, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, ट्रांजिशन के बाद एडेप्टेबिलिटी। मतलब गेम चेंज हो जाता है। आज फोकस है मोदी कितने स्ट्रॉन्ग है, कल फोकस होगा मोदी के बिना बीजेपी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और यही असली टेस्ट होगा। अब थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं। ये सिर्फ बीजेपी की स्टोरी नहीं है, ये हर पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी है जहां एक लीडर बहुत डोमिनेंट हो जाता है। पावर जब कंसंट्रेट होती है तो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स शानदार आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होती है। मतलब जैसे जिम में सिर्फ एक मसल ट्रेन करोगे तो बॉडी इंबैलेंस हो जाएगी। पॉलिटिक्स में भी बैलेंस जरूरी होता है, लीडर भी स्ट्रांग हो और इंस्टीट्यूशन भी। अब फाइनल सवाल, क्या बीजेपी उस टेस्ट को पास करेगी? इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन साइंस देखे जा सकते हैं। क्या न्यू लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं? क्या इंटरनल डिबेट एग्जिस्ट करता है? क्या ऑर्गेनाइजेशन लीडर के बिना भी फंक्शन कर सकता है? ये सब इंडिकेटर्स हैं फ्यूचर के। शुरुआत में हमने जो पैराडॉक्स देखा था, जितना स्ट्रॉन्ग लीडर उतना वीक इंस्टीट्यूशन का रिस्क, वही पैराडॉक्स अभी अनफोल्ड हो रहा है। नरेंद्र मोदी शायद बीजेपी के सबसे सक्सेसफुल लीडर बनकर हिस्ट्री में याद किए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन असली लेगेसी क्या होगी? सिर्फ विक्ट्रीज या एक ऐसा सिस्टम जो उनके बाद भी इक्वली स्ट्रॉन्ग रहे? क्योंकि अंत में लीडर्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस वही डिसाइड करते हैं कि हिस्ट्री किसे कैसे याद रखेगी। और इसी के साथ आप बताओ, तुम्हारे हिसाब से बीजेपी का फ्यूचर क्या है मोदी के बाद? स्मूथ ट्रांजिशन या फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा? आखिरकार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शंस जीतने से नहीं आती, बल्कि सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन से आती है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों यही बताते हैं कि जब पार्टियां एक लीडर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं तो सक्सेशन सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब असली सवाल यही है, क्या बीजेपी लीडरशिप ट्रांजिशन को स्मूथली मैनेज कर पाएगी या सिस्टम को खुद को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा?